जय श्री कृष्ण। और कैसे हो? बढ़िया। टाइम वाइम मिल रहा है पढ़ने का? पढ़ रहे हो? पबजी खेल रहे हो? पबजी मत खेल रहे, एग्ज़ाम। सब बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करते हैं हम कि आप अच्छा पढ़ रहे होंगे घर के। दूसरी वाली बात ये है, हाँ टॉपिक पढ़ाऊँगा, अच्छा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। और अगर आपके पास हाफ एन आवर का टाइम हो तो इस टॉपिक को पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप बिजीनेस चल रहे हो आजकल तो अभी मत पढ़िएगा, जब आप फ्री हो तब पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन पूरा पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं क्योंकि आजकल मेडिकल आईआईटी के साथ साथ नेट वाले बच्चों की भी क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो उसकी वजह से मैं आपको एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। और आज हम लोग अभी करेंगे टोटोमेरिज्म। अगर आपने एक बार इसको ढंग से देख लिया और क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए किसी भी तरीके का, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक करने वाले हैं टोटोमेरिज्म, और करते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगे उससे पहले मत करिएगा, लाइक वगैरह की मैं कहता ही नहीं हूँ। आपको अच्छा लगे केवल शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि थोड़े से बच्चों को पहुँचे। मैं आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि पहले मैं उतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। ऐसा नहीं है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ सकते, सब्सक्राइबर तो हमारे यहाँ जो बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं उनको ही नहीं मालूम है कि हाँ इस तरीके से चल रहा है। तो आप थोड़ा शेयर करते रहिए, बताते रहिए, ठीक है। बाकी चलिए करते हैं टोटोमेरिज्म। इधर से लेते हैं, ठीक है। टोटोमेरिज्म तो टोटोमेरिज्म क्या होती है? देखिए, व्हेन टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स exist in when कंपाउंड एग्जिस्टेंट, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। व्हेन कंपाउंड इज एग्जिस्टेंट टू एंड मोर देन टू फॉर्म, टू स्ट्रक्चरल फॉर्म and they are interconvertible to each other, they are interconvertible to each other। और जब इंटरकन्वर्टेबल होंगे ईच अदर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम when compound is exist in two and more than two form, structural form, they are interconvertible to each other, dynamic equilibrium, with respect to position of atom and groups of atom, that is called tautomer, and this phenomena is called टोटोमेरिज्म। तो जी समझ में आया आपको? व्हेन कंपाउंड में क्या होता है, देखिए इनॉल, कीटो, हाँ आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बताता जाऊंगा जिससे आपको एक मालूम आइडिया लग जाएगा। अच्छा आपने ये पढ़ा था, ठीक है। अच्छा तो आपने यहाँ पे एक डेफिनेशन समझी कि क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड अपनी टू एंड मोर देन टू फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम टोटोमर्स बोलते हैं, और इस चीज़ को हम लोग टोटोमेरिज्म बोलते हैं। देखिए अगर हम टाइप की बात करेंगे तो 3 टाइप्स की होती है।
टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। एक होती है ओपन चेन टॉटोमेरिज्म, एक होती है क्लोज रिंग टॉटोमेरिज्म, एक होती है बैलेंस टॉटोमेरिज्म। बात समझ में आई? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म? देयर आर 3 टाइप्स, ओपन चेन, क्लोज रिंग। जब एरोमेटिक रिंग में बनेगी ना टॉटोमेरिज्म तो उसको क्लोज रिंग टाइप की बोलेंगे। एक बैलेंस टॉटोमेरिज्म, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन के हिसाब से होती है, ऐसी रिएक्शन बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से वहाँ पे होगी। जनरली हमारे यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, या तो ओपन चेन में या फिर क्लोज चेन में टॉटोमेरिज्म देखते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं पहले ओपन चेन की। ओपन चेन जो है फर्दर 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास एनायोनिक ट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, एक होती है हमारे पास कैटायोनोट्रॉपी। हाँ, अभी एक आध बच्चा सोच रहा होगा सर क्या कराते जा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, बस 10 मिनट 20 मिनट पेशेंस रखिए, हर चीज़ समझ में आएगी। देखिए एनायोनोट्रॉपी का मतलब होता है यहाँ पर एनाइन शिफ्ट होता है, यहाँ पर कैटाइन शिफ्ट होता है। हिंदी इंग्लिश की चिंता ना करिए, चलते रहिए, केमिस्ट्री कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करिए आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। अब इसी मॉलिक्यूल्स को क्या होगा, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा, तो अब ये एनाइन जो है कहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पॉजिटिव लगा होगा तो ये इस पे आ गया, एनाइन यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ क्या है, इस तरीके से। तो होता क्या है एक्चुअली में, किसी स्ट्रक्चर में एटम की शिफ्टिंग होती है ना, अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती तो रेजोनेंस हो जाता। अब देखो यहाँ पे एटम शिफ्ट हो गया, नहीं हो गया, ये जो एनाइन है वो दूसरे पे चला गया, इसीलिए इसको बोलेंगे एनायोनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। अब बात करें कैटायोनोट्रॉपी की। एक और एनायोनोट्रॉपी का आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मैं यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि बताइए जी ये कौन सा टॉटोमेरिज्म होगा, तो आप क्या करिएगा, ये इधर से गया, ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे कैटाइन कुछ देर के लिए आया होगा। अब यहाँ पर देखिए CH2 OH CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे शिफ्टिंग किसकी हुई है, एनाइन की, तो दैट विल बी द एनायोनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कैटायोनोट्रॉपी की, तो जिसमें कैटाइन शिफ्ट होता है उसको कैटायोनोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आप जान ही रहे हो ना, टॉटोमेरिज्म मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा कि यहाँ पर इस तरीके से था, ये पॉजिटिव है ना, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो यहाँ पर बताइए किस चीज़ की आपको शिफ्टिंग होती हुई दिखाई दी है, कैटाइन की, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कैटायोनोट्रॉपी। कैटायोनोट्रॉपी का एक और नाम होता है, इसको प्रोटोट्रॉपी भी बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रॉपी। प्रोटॉन ट्रॉपी का मतलब समझ गए होंगे आप, जिसमें H+ आएगा उसको हम प्रोटॉन ट्रॉपी या कैटायोनोट्रॉपी बोलेंगे। अब देखिए ये हमारे सिलेबस में उतना ज़्यादा है नहीं है, क्वेश्चन इससे बनते हैं कैटायोनोट्रॉपी, तो थोड़े से बात कर लेते हैं इस पे, प्रोटॉन ट्रॉपी पे। प्रोटॉन जानते हो आप H+ आयंस होता है, H+ आयंस के लिए प्रोटॉन ट्रॉपी। अब ये प्रोटॉन ट्रॉपी कहाँ पे हो सकती है, ये 2 तरीके के सिस्टम में हो सकती है, या तो होगी डायड या होगी ट्राइड। अब आप समझ गए होंगे डायड का मतलब है 2 एटम के बीच में शिफ्टिंग होना, यहाँ पे 3 एटम के बीच में। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, जेड मान लेते हैं। अब ये जेड क्या है, 1 2 2 एटम में हुआ, अगला क्या हुआ कि ये एटम इधर शिफ्ट हो गए, तो इसको डायड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया
कि बताइए ये किस तरीके की टॉटोमेरिज्म है। अब आप देखेंगे तो यहाँ से जो प्रोटॉन है ये इधर गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, अगले वाला क्या हुआ C, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया इधर। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है वो डायोड के बीच में हुआ है, मतलब दो एटम के बीच में हुआ है। अगर ये आपको क्वेश्चन दे देता है और पूछता है बताइए कौन से वाले का एग्जाम्पल है, डायोड का एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते हो, आपने थोड़ा सा पढ़ लिया टाइम दे करके तो आप कुछ भी बता सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये 3 सिस्टम है 1 2 3 ABC मैंने लिख दिया है। अब ये Z जो है कुछ टाइम बाद इधर शिफ्ट हो जाए तो इसको हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे, ट्रायोड। समझ रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रायोड का। अच्छा, हमारे सिलेबस में ज़्यादातर कौन से हैं, ट्रायोड हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे कीटोइनॉल, कीटोइनॉल फॉर्म। कीटोइनॉल कैसे, आप ऐसे देखिए CH2 इधर ये शिफ्ट होगा, इधर ये चला गया तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH। तो 3 के बीच में हो रहा है 1 2 3, तो ये ट्राइड है। कीटोइनॉल के बाद नाइट्रो एंड एसी फॉर्म बोलते हैं। इनमें अल्फा होना जरूरी है, अल्फा नहीं होगा तो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अल्फा नाइट्रो कैसे होगा, अब देखो आप लोग देख पा रहे हो शायद, ये नाइट्रो फॉर्म है, यहाँ पे अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे जब हमने किया तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गए, तो अगले वाले में क्या होगा बताओ, यहाँ पे इसको एसी फॉर्म बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एसी फॉर्म। और थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं आपको इसके एग्जाम्पल से। मान लीजिए फर्स्ट ये हो गया हमारे सिलेबस में, दूसरा ये हो गया, थर्ड वाला देखिए एलाइलिक शिफ्ट। एलाइलिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, ये जो नेक्स्ट वाला कार्बन आप देख रहे हो ये वाला एलाइलिक है। अब एलाइलिक से सपोज करिए यहाँ पे कोई प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोटॉन क्या होगा, इधर आएगा, ये इधर चला गया, तो अगला वाला क्या होने वाला है CH2, है ना, तो वो उधर चला जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एलाइलिक शिफ्ट हो गया। अब मान लीजिए फोर्थ वाला कौन सा है, एमाइड, इमाइड बोलते हैं उसको। तो एमाइड इमाइड क्या होगा, जैसे मान लीजिए CONH2 होता है ना, CONH2, तो इस तरीके से है ये। अब ये इधर जा रहा है तो अगला वाला क्या होगा बताओ, या इसको थोड़ा सा 3 के बीच में कर देते हैं। अब ये 2 सिस्टम है ना, ऐसे करते हैं इसको NHCOCH2, समझ रहे हो, ये एमाइड है। तो अब क्या होगा कि यहाँ का हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इमाइड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे NH डबल बॉन्ड COH CH2, ये इमाइड बोला जाएगा। ठीक है, और देखिए एक होता है हमारे पास इमीन, एक तो बोलते हैं इनामीन, इनामीन। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए CH2 इमीन, है ना, C डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा यहाँ पे, तो एक यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अगला वाला क्या हो जाने वाला है CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ पे NH2, तो ये क्या बन गया इनामीन। एक नेक्स्ट जैसे हाइड्रोजोइक एसिड होता है, ये वाला हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजोइक एसिड है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ, ये ट्राइड सिस्टम है, इसने इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इधर की तरफ यहाँ पे ले लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ शिफ्ट हो गया, अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा NH N डबल बॉन्ड N। तो इस तरीके की जो आप लोग देख रहे हो, दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटोनोट्रॉपी टोटोमेरिज्म। ठीक है, एक बार नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट देखिए, अब मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब मैकेनिज्म की बात करेंगे यहाँ पे, तो मैकेनिज्म में अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, रिएक्शन अकर इन एसिडिक मीडियम, तो वहाँ पर क्या बनेगा बताओ, इनॉल फॉर्म जनरेट होगी। कीटो इनॉल की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कीटो इनॉल। अगर सपोज करिए बेसिक मीडियम में है, रिएक्शन किस में है हमारे पास, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में इनोलेट बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगी उसको क्या बोलेंगे, या बनेगा उसको बोलेंगे इनोलेट। अब देखो ध्यान दो, एक आध बच्चे को तो अभी भी समझ में नहीं आया ये सर क्या बता रहे हैं। देखो भाई मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं टोटोमेरिज्म बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई अल्फा ग्रुप आ गया है ना, अल्फा हाइड्रोजन, तो इधर ये शिफ्ट होगा, और किस किस में हो सकता है वो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो कीटो इनॉल फॉर्म जो होती है उसमें अगर हम देखें कि एसिडिक मीडियम में से, और एक और चीज़, तो वहाँ पर इनॉल फॉर्म बनेगी, अगर बेसिक मीडियम में तो इनोलेट बनेगा, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन एसिडिक मीडियम मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन विल बी रिमूव। तो जो रिमूव होगा वो कैसा वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अभी कैसे होगा क्या होगा वो भी आने वाला है, अब जरा समझिए। अब हम बात करते हैं कि कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होगी या इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होगी। तो विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो यू कैन से कीटो फॉर्म is more stable than the enol form till there is no driving force. For example, H bonding और एरोमेटिसिटी एक्सेट्रा। ध्यान रखिएगा कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है देन दी इनॉल फॉर्म से, जब तक उस पर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं लग रहा हो। मान लीजिए अगर किसी पे ड्राइविंग फोर्स लग रहा है तो ड्राइविंग फोर्स से उसने क्या एरोमेटिसिटी अटेन कर ली, ड्राइविंग फोर्स से उसमें चिलेशन हो गया, किलेशन हो गया, तो वहाँ पर वो स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेशन आ गया तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इनॉल फॉर्म। अब फिलहाल मैंने एक वर्ड लिखा, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म, तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कीटो फॉर्म इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। अब ये थर्मो जहाँ पे अप्लाई हो जाता है वहाँ टेम्परेचर वाली बात आना शुरू हो जाता है। अब देखिए मेरे पास ये कीटो फॉर्म है, ठीक है, ये मेरे पास इनॉल फॉर्म है इसी की। अब हमसे पूछ लिया जाए बताइए इन दोनों में से कौन स्टेबल और रीजन क्या है, तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, CO बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, C बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, CO बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, COH इन्वॉल्व होता है, C इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये इस तरीके से अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इसकी जो एनर्जी है ना वो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है कीटो फॉर्म में से। इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 343 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि बताइए कितना एनर्जी के डिफरेंस से कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। सबसे पहले तो कोई बच्चा कहेगा अच्छा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बुक में लिखा होता है इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा होता, तो आप ये समझिएगा रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक साइन के साथ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो मोर स्टेबल होगा। तो अभी आप इसी बात से समझ जाओ विच वन इज़ द मोर स्टेबल, दिस वन इज़ द मोर स्टेबल, दिस वन इज़ द लेस स्टेबल, ठीक है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए नेट वगैरह में आ गया, JEE एडवांस वगैरह में आ गया कितने एनर्जी से ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको यहाँ चेक करा देता हूँ, 18 किलो कैलोरी, किलो
जूल पर मोल से ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से ये गया तो दिस, तो कितना, तो यू कैन से -18, 81 नहीं, -18 किलो जूल पर मोल एनर्जी से ज़्यादा स्टेबल होगी कौन सी फॉर्म, कीटो फॉर्म। अभी मैंने आपको थोड़ा सा आगे भी लिख रखा है पॉइंट, जब तक कि कोई ड्राइविंग फोर्स ना लगे। मान लीजिए अगर कोई ड्राइविंग फोर्स लग गया तो फिर कौन सा वाला होगा, यू कैन से इनॉल फॉर्म इज द मोर स्टेबल। तो इनॉल फॉर्म कहाँ पे स्टेबल होगा वो हम फैक्टर्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटोमेरिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटोमेरिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनमें टोटोमेरिज्म को अफेक्ट करेंगे। तो नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, तो अगर हम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं बताइए, H बॉन्डिंग, ठीक है, चिलेशन, जितना ज़्यादा चिलेटिंग कंपाउंड होगा मोर स्टेबल होता है, एरोमेटिसिटी, कॉन्जुगेशन, एक्सेट्रा। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि इसकी इनॉल फॉर्म बनाइए और बताइए विच वन इज द मोर स्टेबल। आपने मान लीजिए इसकी इनॉल फॉर्म बना दी और आपसे पूछे, अच्छा यहाँ पे बना दो, कहीं भी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप यहाँ लगाओगे तो फिर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या, एंटी एरोमेटिक हो गया, तो विच वन इज द मोर स्टेबल, दिस वन। यानी कि जैसे ही इनॉल फॉर्म बनी वो एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक जरूर देखना है, चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एरोमेटिक हुआ, जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बताइए इनॉल का कंटेंट किस में सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी आता रहता है कि इनॉल का कंटेंट किस फॉर्म में ज़्यादा है या मोर स्टेबल कौन सा है। आप ऐसे मान लीजिए इनमें से मोर स्टेबल कौन सा है। अब देखिए है क्या कि यहाँ इसका एल्फ़ा कौन सा, ये वाला ना, एल्फ़ा से हाइड्रोजन चले जाएं तो यहाँ पे ये बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ OH आ जाएगा और ये कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा इसमें बेस डाल दें तो हाइड्रोजन बन जाए, टोटोमेरिज्म हो जाए, तो जल्दी से हाइड्रोजन किस में से निकलने की तैयारी में जुटा हुआ है भाई, इसमें से निकलेगा, तुरंत इमीडिएटली एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो आपसे ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछता है कि इनॉल का कंटेंट किस में होगा, मतलब इनॉल किस में जल्दी बनेगी। तो आपको वहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये फैक्टर्स तो नहीं लग रहे। अगर ये फैक्टर्स लग रहे हैं तो वहाँ से इनॉल का कंटेंट ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में से इनॉल फॉर्म किस में ज़्यादा स्टेबल होगी या इनॉल का कंटेंट किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना। इसमें तो एक हाइड्रोजन जाएगा तो देखिए एरोमेटिक किस कंडीशन से हो रही है, हो ही नहीं रही। बात समझ पा रहे हो मेरी। तो इसमें इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया कि बताइए जी ये पहला वाला जो है वो हमारे पास कौन सा है, बताओ। पहला वाला कीटो फॉर्म, ये बन गया इनॉल फॉर्म। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल्स में। तो बताइए विच वन इज द मोर स्टेबल, यू कैन से सेकंड वन इज द मोर स्टेबल ड्यू टू चिलेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई नहीं हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। अगर आप हर तरीके के क्वेश्चन इसमें चाह रहे हो, सिंगल क्वेश्चन की मिस्टेक ना हो, तो उस लेवल से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे और चलते हैं अभी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपकी जो है केमिस्ट्री तो थोड़ा सा बनवा दें अच्छी खासी। अगर आप टाइम दे रहे हो
तो आपके टाइम को ख़राब नहीं जाने देंगे, इतना आपसे प्रॉमिस करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आपने यहाँ से टॉपिक पढ़ा और आपके एग्ज़ाम में आ गया और आपसे हिल नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने टाइम दिया है लेक्चर पढ़ने में। हम तो बड़े थैंक यू बोलते हैं आपको कि आपने टाइम लगाया। तो पहला फैक्टर समझ में आ रहा है आपको। एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी में। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, ये नीट में आया हुआ है 2013 में, है ना, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब बताओ इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन था। अब अगर हम इसमें स्टेबिलिटी का देखें तो आप देखिए ये आइडेंटिकल हाइड्रोजन है, मोर एसिडिक तो ये है बट ये आइडेंटिकल है, ठीक है। अब है क्या है कि अगर हम यहाँ देखें तो जब इसमें से निकलेगा तो ये भी चाहेगा कि मुझ में से निकले, तो यहाँ से तो निकाल रखा है लेकिन यहाँ से नहीं निकाल रखा, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक कौन सा है, ये वाला, और यहाँ चिलेशन भी हो रहा है, तो किसको प्रायोरिटी देने वाले हो आप लोग, 3 को। अब फिर उसके बाद किसको दोगे, इसको, कीटो फॉर्म को, नॉट इनॉल। आप पूछेंगे सर यहाँ भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो आप ऐसे समझो इसको, आपके घर में दो का मतलब वही है, 2 बॉयज़ हैं, एक 2 स्टूडेंट हैं, एक गर्ल्स स्टूडेंट है। अब मालूम पड़ा कि पापा को कोई चीज़ अच्छी लग गई तो आपकी सिस्टर के लिए ले आए, अब आप रह गए। अब आप क्या सोचोगे वो समझो समझाने की ज़रूरत नहीं है इधर की तरफ, मुझे समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब एक के लिए आ गई दूसरे के लिए नहीं आई, तो मैं ऐसा लगने लगेगा, कुछ अलग ही सोचने लगोगे दिमाग से। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो। तो ये केस हो गया, मतलब ये आइडेंटिकल है, तो जब इसमें जाना था तो इसमें भी जाना था, लेकिन यहाँ तो नहीं गया। तो चिलेशन भी तो हमें देखना पड़ेगा ना मॉलिक्यूल्स का किस तरीके से, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा फिर, 3 1 2। समझ में आया, ये चीज़ है। फैक्टर्स करा रहा हूँ अभी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा फैक्टर देखिएगा कि हमारे पास एक और एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, दूसरे फैक्टर पे तभी चलूँगा। 1,3 डाई कार्बोनाइल सिस्टम है। 1,3 डाई कार्बोनाइल सिस्टम का मतलब ये हुआ जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CO CH2 CO CH3। दूसरा वाला क्या है, ETO CO CH2 CO CH3। तीसरा आ गया ETO इथाइल। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इनॉल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इनॉल, बात समझना जरा, इनॉल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब आप ये जानते हो ET का मतलब, ET का मतलब है C2H5O। यहाँ पे देखो ये एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप के पास CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, तो और यहाँ पे तो दोनों तरफ C2H5 है। तो क्या समझ में आया आपको, इनॉल का कंटेंट पूछा है कि इनॉल की स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, तो जहाँ ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वहाँ इनॉल बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो डाउन दी ग्रुप चलने पर इनॉल फॉर्म डिक्रीज करेगी, ध्यान रखना। जहाँ पर मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है वहाँ पर इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। अब कोई बच्चा कहे सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया आपके एग्जाम में,
ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया और आपसे पूछ ले, बताओ इनॉल फॉर्म किस में ज़्यादा स्टेबल बनेगी। तो आप किससे चेक करोगे फिर? एसिडिक हाइड्रोजन से चेक करोगे ना। यहाँ देखो, यहाँ दोनों एसिडिक हैं, यहाँ पे बेंजीन है, विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, -R ग्रुप आ गया, तो किस में से जल्दी H निकलने वाला है? इसमें से। तो क्या कहोगे? सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट। एसिडिक, ये वाला एसिडिक ज़्यादा हुआ, समझ पा रहे हो? ये उतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि दोनों में ही हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखिए अगला केस हमारे पास, फर्स्ट फैक्टर शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखिएगा, नेक्स्ट वाला टेम्परेचर। टेम्परेचर on increasing the temperature, chilation decreases, chilation जो होगा वो decreases, that's why enol form decreases। इनॉल फॉर्म वाली जो टोटोमेरिज्म है वो कम होती जाएगी ऑन टेम्परेचर राइज करने पे। थर्ड वाला हमारे पास कौन सा केस है? थोड़ा सा इसमें एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आया, ठीक है, तो आपको इसकी इनॉल फॉर्म उसने बना करके दे रखी है। अब आपसे ये पूछेगा कि विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल। आप बिल्कुल इसको ही लगाने वाले हो, ड्यू टू किलेशन दिस इज द मोर स्टेबल। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, अब आप देख रहे हो ये ट्रांसफॉर्म बन चुकी है, दिस इज द ट्रांसफॉर्म, इसी की इनॉल बना देता हूं। अब मान लीजिए यहां पर ये इनॉल आ गई और आपसे पूछे इन दोनों में विच वन इज द मोर स्टेबल। आप कहोगे अच्छा ये लग रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अपनी तरफ से नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा सकते, दोनों का नेचर अलग अलग है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का भी केस आपसे पूछे तो जीरो है, ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन एक दूसरे में कैंसिलेशन हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो। हाँ, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है थोड़ा सा, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज ये ट्रांसॉइड है, मतलब एक उधर की तरफ जाता हुआ एक इधर, तो कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन दी इनॉल फॉर्म, क्योंकि यहाँ तो चिलेशन हो ही नहीं रहा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है हमारे पास सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉरी ये सेकंड था, ये थर्ड है, सॉल्वेंट इफेक्ट। ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूं कीटो और इनॉल में से कौन ज़्यादा पोलर होगा, तो कीटो ग्रुप ज़्यादा पोलर होता है, आप लोग जानते हो, क्योंकि यहाँ पर CH3 लगे होते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये चार्ज का सेपरेशन बड़ा इजी हो जाता है। तो जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, while non-polar solvent enol form more stable। ये समझ गए ना। अब देखिए अगला वाला फैक्टर्स है हमारे पास, नेक्स्ट वाला, कि स्टेरिक फैक्टर्स या स्टेरिक हिंड्रेंस, ये 4 फैक्टर्स होते हैं। अब स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई इस तरीके से आ गया, आप देख पा रहे हो, ये मैंने R लिखा है, ठीक है। अब R के प्लेस पर अगर Me है, फिर R के प्लेस पे C2H5 मतलब इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, तो ध्यान रखना इनॉल का कंटेंट डिक्रीज करता जाएगा, इनॉल फॉर्म डिक्रीजेस। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता रहता है, उसकी जो फॉर्म है वो डिक्रीज कर देती जाती है, इनॉल फॉर्म, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए।
देखिए टोटोमेरिज्म नेवर फॉर्म इन द ब्रिज अल्फा हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ, देखिएगा जरा, इसमें से कौन सा टोटोमेरिज्म देगा? पहला ये था, तीसरा ये था मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए किस में टोटोमेरिज्म बनेगी, किस में नहीं बनेगी। अब आप देखिए ये ब्रिजिंग कंपाउंड है, आप देख रहे हो ये अल्फा ना 3 कार्बन की वैलेंसी हो गई, एक हाइड्रोजन रहा होगा, लेकिन ये ब्रिज वाला है और यहाँ कोई चांस ही नहीं है अल्फा का, तो ये नहीं देगा, ऑलवेज रिमेंबर। हाँ अब यहाँ देखिएगा आप, ये हमारे पास अल्फा फॉर्म ये है, ये एक ही है। अब ये इस पे तो बनेगा नहीं, इस पोजीशन पर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ बन जाएगा इनॉल फॉर्म, तो ये देगा। लेकिन यहाँ पे कौन से अल्फा हैं? अल्फा अल्फा, ये वाले तो होंगे नहीं, कार्बन से नेक्स्ट वाला ही अल्फा होता है, तो ये भी नहीं देगा। तो कौन सा वाला दे रहा है? केवल सेकंड वाला। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक जैसे नेट में क्वेश्चन आ गया था, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक यहाँ पे आप सोचो यहाँ पे बन जाए, तो ऐसा नहीं बनेगा। ये क्या है? ब्रिज पे, तो फिर कौन सा वाला बनेगा? ध्यान दीजिएगा, इसका अगर आप बनाना चाह रहे हो तो ब्रिज से अलग वाला बनेगा, ये वाला। इस अल्फा को काउंटेबल करेंगे, ना कि इस वाले को। बात समझ में आ गई? तो ये वाला अल्फा काउंटेबल होगा। मैं समझता हूँ शायद आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार एक्सटेंड का केस सिखाता हूँ। एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म कहाँ होती है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ये आ गया, तो देखिए इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, इसको सी डी ई, ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे गया तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगला वाला इसी चीज़ को हम लोग एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ टोटोमेरिज्म होगी, लेकिन इसको कौन सी वाली बोलेंगे? एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कौन से, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। ये नेट और गेट में आए हुए हैं, एक बार मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए देखिए इसमें किस में होगी, किस में नहीं होगी, एक बार ट्राई करते हैं। तो देखिए इसमें कोई अल्फा नहीं है, इसमें नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं होगी। इसमें देखिए आप लोग अल्फा देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे होगी, नहीं होगी, हो जाएगी, एक्सटेंडेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इस तरीके से टोटोमेरिज्म हो जाएगी। लेकिन देखिए इस वाले का अल्फा ये है, तो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसमें नहीं होगी। अब देखिए इसका अल्फा कौन सा हुआ? ये वाला, तो इसमें हो जाएगी। इसमें कहीं है ही नहीं अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, तो नहीं होगी। तो ये थे केस आपके टोटोमेरिज्म के। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर थोड़ा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आपके इसी तरीके के अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके ला सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में